नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएसआई में स्वागत है। हम लोग यूपीएससी का पीवाईक्यू कर रहे थे, जिसमें पॉलिटी को काफ़ी सारे पीवाईक्यू हम लोग निपटा चुके हैं। ये जो प्लेलिस्ट होगा ये 70 बीपीएससी एमसीक्यू प्लेलिस्ट नाम से, प्रैक्टिस नाम से प्लेलिस्ट होगा। उसमें जाकर देखेंगे तो आपको बहुत सारे एमसीक्यू मिल जाएंगे पहले के। और जो यूपीएससी पीटी का मैंने पेपर डिस्कस किया है वो भी उसी में प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से ले लीजिएगा। अगर आपको 70 बीपीएससी में 100 प्लस स्कोर करना है तो आपको न केवल पढ़ना पड़ेगा बल्कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को एनालिसिस करके क्वेश्चन करने के तरीकों को भी सीखना पड़ेगा। क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में अब केवल ये ऐसा नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं हो, आप कुछ भी करके आ जाएं और फिर सही है तो सही है, गलत है तो कोई बात नहीं, इस तरह से नहीं होगा। या आपको कई सारे सवाल ऐसे होंगे जिनको गेस करके आंसर निकालना पड़ेगा। -1/3 हो जाता है आपका, नेगेटिव मार्किंग है और एक ही नंबर का सवाल भी है, तो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल होगा आपके लिए स्कोर करना है इसमें। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि अपने टेक्निक को डेवलप कीजिए, कुछ ऐसे टेक्निक जिससे सवालों को अच्छे से आप कर सकें। शब्द को ढूंढिए, एलिमिनेशन कीजिए, सही तरीके से आंसर निकालने की कोशिश किया कीजिए। आपको आंसर कई सारे एग्जाम में गेस करने पड़ेंगे, नहीं होता कोई भी ऐसा जिसको 120 के 120 सवाल आ रहे होते हैं वो करके आ जाए। तो इसका ध्यान जरूर रखिएगा। उसके लिए क्या करना है, तो यूपीएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, उसके आंसर्स निकालने की कोशिश किया कीजिए, उसको एनालिसिस कीजिए, उसको पढ़िए डीपली। बीपीएससी पीवाईक्यू को पढ़िए जिससे वन लाइनर्स और स्टेटमेंट दोनों आपके बिल्कुल परफेक्ट हो जाएं। ओके, उसी क्रम में हमारा ये प्रयास है कि आपको थोड़ी सी मदद कर दें। देखिए सवाल क्या है आज का पहला, लोकसभा अध्यक्ष के पद के बारे में आपको बताना है। लोकसभा अध्यक्ष के बारे में इस बार भी यूपीएससी के पीटी में सवाल पूछा गया है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। क्या राष्ट्रपति जी के प्रसाद पर्यंत लोकसभा का अध्यक्ष होते हैं? सदन के लोग उनको नियुक्त करते हैं, सदन के लोग उनको चुनते हैं, इलेक्ट करते हैं, सदन के लोग ही उनको हटाते हैं। तो ये तो राष्ट्रपति जी के प्रसाद पर्यंत कैसे हो गया? यह आवश्यक नहीं है कि अपने निर्वाचन के समय वह सदन का सदस्य हो, परंतु उसे अपने निर्वाचन के बाद 6 माह के भीतर सदन का सदस्य हो जाना पड़ेगा। यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करके देना पड़ता है। अब जरा मुझे इसका आंसर निकाल कर दिखाइए कि इसका आंसर क्या होगा। वीडियो पॉज कीजिए, रोक और आंसर निकालिए, क्योंकि मैं जब पढ़ रहा हूँ तो मैं विशेष शब्दों पर जोर दे रहा हूँ। आप जब पढ़ रहे हैं तो क्या आप भी उसी प्रकार से पढ़ रहे हैं? इसलिए वीडियो पॉज कीजिए, आंसर निकालिए। इसका समय लगेगा, टाइम टेकिंग होगा, लेकिन कीजिए। टाइम बचाकर करना ही क्या है आपको। देखिए जरा इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी। केवल और केवल 3 यहाँ पर सही है, पहला और दूसरा गलत दिया हुआ है। कौन सा कथन सही है ये पूछा गया था। क्यों गलत था भाई? लोकसभा का अध्यक्ष राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कौन पद धारण करते हैं? तो महाधिवक्ता महोदय। जब तक लोकसभा का विश्वास हासिल रहता है तब तक वो अपने पद पर बना रहेगा। 94 का गौ में यह कहा गया है। लोकसभा अध्यक्ष के लिए चयनित किए जाने वाले सदस्य के लिए जरूरी है कि लोकसभा के लिए निर्वाचित किया जा चुका हो। जो निर्वाचित सदस्य होते हैं लोकसभा में, उन्हीं में से साधारण बहुमत के द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। इतना क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ें। और 94 ख में बताया गया कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना इस्तीफा उपाध्यक्ष को देगा और उपाध्यक्ष महोदय अपना इस्तीफा किसको देंगे? राष्ट्रपति को नहीं, वो अध्यक्ष को देंगे। दोनों भाई आपस में एक दूसरे को इस्तीफा देंगे। इस तरह से याद रखिएगा। अगला सवाल क्या? निम्नलिखित विशेषाधिकारों से कौन से भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदान किए गए हैं? विशेषाधिकार जो राज्यसभा को प्रदान किए गए हैं, राज्य का वर्तमान राज्य क्षेत्र परिवर्तित करना और राज्य का नाम परिवर्तित करना, संसद को राज्य सूची में नियम बनाने, एक अथवा एकाधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने हेतु सशक्त बनाने के लिए प्रस्ताव पारित करना। बिल्कुल सही है। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन और राज्य सूची पर कानून बनाना, आर्टिकल 249 के तहत में राज्य सूची पर कानून बनाना, ये राज्यसभा का मूल क्षेत्राधिकार है। इसमें लोकसभा हस्तक्षेप भी नहीं कर सकती, केवल और केवल राज्यसभा ये काम कर सकती है। इसका आंसर हो जाएगा बी। यहाँ पर विशेषाधिकार राज्यसभा के बारे में सही दिया हुआ है। यही सवाल, सेम सवाल 2020 ईस्वी के पीटी में पूछा गया है, या 19 ईस्वी में, जो हम पहले कर चुके हैं इसी वीडियो में। यूपीएससी भी क्वेश्चन रिपीट करती है, भर भर के रिपीट करती है।
ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं बंधुओं। 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन है और 249 में राज्य सूची के विषयों पर कानून है। आर्टिकल याद होने चाहिए, यूपीएससी ने इस बार आर्टिकल से सीधा सीधा सवाल डाला है। अगला सवाल देखिए जरा, संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होगा। दिल्ली से 3 सदस्य चुनकर जाते राज्यसभा में, पहला तो बिल्कुल गलत ही हो गया। अगला है कि भारत के निर्वाचन झगड़ों का निर्णय करना मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में है। निर्वाचन संबंधित झगड़ा का तो कौन करता है, तो भाई लोकसभा करती, सुप्रीम कोर्ट करती है। ये कैसे हो सकता है, मुख्य चुनाव आयुक्त कैसे हो सकता है। भारत के संविधान के अनुसार संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा होती है। भारत के संविधान के अनुसार संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति शामिल होते हैं। तीसरा भी गलत है। इसका आंसर हो जाएगा डी, कोई भी नहीं इसमें से सही है, सारे के सारे गलत हैं। और क्यों गलत हैं वो भी मैंने बता दिया आपको। भारत के संविधान के अनुसार से राष्ट्रपति भी संसद के अंग होते हैं और विवादों का निपटान करना न्यायालय की जिम्मेदारी के अंतर्गत आता है, न कि निर्वाचन आयुक्तों के। तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, इस बार निर्वाचन को लेकर काफ़ी विवाद उत्पन्न हो रहे थे कि धांधली हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इसलिए। अगला सवाल क्या है बंधुओं, तो देखिए, लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध की किस स्थितियों में संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। लग रहा है ना आपको 2012 में बोनस दिया था यूपीएससी ने, सारे आसान सवाल से पूछे थे। ये तो आप भी कर ले जाएंगे, बहुत आसान सवाल है। मुझे जरा इसका आंसर बताइए। देखिए इसे पढ़िए क्या लिखा हुआ है। धन विधेयक को पारित करने की स्थिति में धन विधेयक और संविधान का संशोधन विधेयक, ये 2 ऐसे प्रावधान हैं जहां पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। यहाँ धन विधेयक है या संविधान संशोधन विधेयक है। आंसर काट के अलग कर दिया हमने। यहाँ पर क्या हो जाएगा, चौथे का केवल 1 सही हो जाएगा। पहला तो हमने पढ़ा भी नहीं है। साधारण विधेयक की स्थिति में ऐसा हो सकता है। और ध्यान में रखिएगा इसको, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में स्पष्टतः उल्लेख किया गया है कि यदि साधारण विधि निर्माण की स्थिति में दोनों सदनों के बीच में गतिरोध हो जाता है तो संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, लेकिन धन विधेयक और संविधान संशोधन के लिए संयुक्त बैठक नहीं हो सकती है। आराम से पढ़ा कीजिए, थोड़ा सा समय देकर किया कीजिए एमसीक्यू को, जब भी आप बिना प्रैक्टिस के एमसीक्यू कर रहे होते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है। एक चीज़ और मैं बताऊंगा, अगर आपको 70 बीपीएससी के लिए टेस्ट सीरीज़ देना हो तो आप ऐड हो सकते हैं। टेस्ट सीरीज चल रहा है हमारा, कल 8वां टेस्ट होगा मॉडर्न हिस्ट्री का। निम्न से कौन सी विधियां भारत के लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण रखने के काम आती है। भारत के लोक वित्त पर संसद का नियंत्रण किस प्रकार से होता है। संसद के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रस्तुत किया जाना, बजट पेश करने से लोक वित्त पर नियंत्रण होता है। क्या होता होगा भाई, हमें क्या पता, होता होगा। बजट का मतलब ये होता है ना, सरकार कहाँ पर क्या क्या खर्च करेगी। तो ये तो लोक वित्त पर एक तरह से नियंत्रण हो गया ना, है ना। देखिए बहुत सारे इसमें स्टेटमेंट हैं, इसलिए हम क्या करेंगे ना, इसको एलिमिनेशन के द्वारा करेंगे। विनियोजन विधेयक के पारित होने के बाद ही भारत की संचित निधि से मुद्रा निकाल पाना, अनुपूरक अनुदानों तथा लेखानुदानों का प्रावधान, संसदीय बजट कार्यालय द्वारा समष्टिगत आर्थिक पूर्वानुमानों व हेतु सरकार के कार्यक्रम का एक नियतकालिक अथवा कम से कम मध्यवर्षीय पूर्णावलोकन। ये सही लग रहा है कि आपको इतना बड़ा सा लिखा है, संसद वित्त विधेयक का प्रस्तुत किया जाना। देखिए यहाँ पर चौथा जो स्टेटमेंट है मध्यवर्तीय पूर्णावलोकन से संबंधित, ये यहाँ पर गलत दिया हुआ है। अगर आप चौथा को एलिमिनेट कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1 2 3 5, इसका आंसर आ जाएगा। जरा पढ़ते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है कि लोक वित्त पर नियंत्रण रखने के अनुच्छेद 112 में बजट का प्रावधान किया गया है। भारत की संचित निधि से राशि तभी निकाली जा सकती है जब इसके लिए विनियोग विधेयक को लाया जाए। अनुपूरक अनुदान और लेखा अनुदान के माध्यम से लोक वित्त पर प्रभावी नियंत्रण रखा जाता है। अनुपूरक अनुदानों की मांग को उस समय सरकार के द्वारा लोकसभा में लाया जाता है जब कभी वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले सरकार को अनुभव होता है कि पहले स्वीकृत किया गया धन जो है वो खर्च हो चुका है, हमें और धन की आवश्यकता है। इसी प्रकार जब 1 अप्रैल से पूर्व सरकार के विनियोग विधेयक पारित नहीं कर पाती, सरकार लेखानुदान के माध्यम से पैसे खर्च करती है तब तक जब तक कि पुनः विनियोग विधेयक ना पारित कर लिया जाए। संसदीय बजट कार्यालय का प्रावधान भारत में नहीं है, इसीलिए यहाँ पर चौथा स्टेटमेंट जो था
वो गलत था और उसके एक गलत होने के कारण से हमारा आंसर सही निकल गया है। तो जो अलग अलग वित्त से जुड़े हुए, संसद के वित्त से जुड़ी हुई शक्तियां हैं, कृपया करके उसको पढ़ लीजिएगा। थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है ये, विनियोग विधेयक, लेखा अनुदान विधेयक, लेकिन एक एक बार आप इनके एक्ट भी पढ़ लेंगे ना। बेयर एक्ट बुक जो आती है, बेयर एक्ट बुक आती है ना, बेयर एक्ट करके आती है एक बुक, पतली सी पॉलिटी की, शानदार बुक होती है। या लक्ष्मीकांत में भी पढ़ेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं अगला। भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने के क्या उद्देश्य होते हैं? स्थगन प्रस्ताव लाया गया है, अब इसका क्या उद्देश्य होता है? सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करना, विपक्षी सदस्यों के मंत्रियों से सूचना प्राप्त करने हैं। तो विपक्षी सदस्य के मंत्री से क्या सूचना मिलेगा हैं? किसी अनुदान की मांग में एक निश्चित मात्रा में कटौती करने हेतु, कुछ सदस्यों के हिंसक अथवा अनुचित व्यवहार पर रोक लगाने के लिए कार्रवाई स्थगित करने हेतु किस लिए लाया जाता है स्थगन प्रस्ताव? इसका आंसर हो जाएगा सार्वजनिक महत्व का निश्चित अनावश्यक मुद्दे पर बहस कर, अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करने के लिए इसको लाया जाता है। कि पहले से सदन चल रहा था लेकिन अचानक से कोई मामला उत्पन्न हो गया, अब उस पर बहस करना अभी तुरंत जरूरी है। तो सारे बहस को ख़त्म करो, स्थगन प्रस्ताव लाओ और अभी जो वर्तमान मुद्दा उठ रहा है उस पर बहस करना है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए निम्नलिखित में किसका अनुमोदन अनिवार्य है? किसका अनुमोदन अनिवार्य है? तो भारत के राष्ट्रपति महोदय का अनुमोदन यहाँ पर अनिवार्य होता है। ये इस बार का भी सवाल था। देखिए क्या लिखा हुआ है कि संचित निधि धन निकालने के लिए संसद से विनियोग विधेयक पारित कराना जरूरी होता है। विनियोग विधेयक, संचित निधि, अनुदान की मांग पर मतदान होने उन्हें पारित करने के शीघ्र बाद लोकसभा में विनियोग विधेयक पुनः स्थापित किए जाते हैं। विनियोग विधेयक को उस रकम का भी उल्लेख होता है जिसे भारत की संचित निधि से निकाला जाना है। संविधान का अनुच्छेद 114 के अनुसार संचित निधि में से कोई भी राशि विनियोग विधेयक के द्वारा ही निकाली जा सकती है। विनियोग विधेयक के अलावा कोई अन्य उपाय ही नहीं है। सरकार के खर्चे पर लगाम लगाना, संसद को इन्फॉर्म करना बेहद ज़रूरी होता है, नहीं तो सरकार बहादुर पता चले कहाँ पर पैसा खर्चा करके आ गई। इसलिए संचित निधि का प्रावधान किया गया। राष्ट्रपति जी इस निधि के रक्षक के तौर पर बैठे होते हैं कि हमसे अनुमति लो तभी हम पैसा निकालने देंगे, है ना। और इसलिए संसद की अनुमति चाहिए होती है। भारत के संचित निधि से धन निकालने के लिए इनमें से किसका अनुमोदन चाहिए? तो भारत के इसमें संसद का अनुमोदन चाहिए होता है। संसद का अनुमोदन, मैं तब से संसद पढ़ा रहा था, बोल रहा था राष्ट्रपति, संसद का अनुमोदन चाहिए होता है, संसद का अनुमोदन चाहिए होता है, संसद का। ओके। उल्लेखनीय तथ्य यह है कि प्रत्येक विनियोग विधेयक धन विधेयक ही होता है। प्रत्येक विनियोग विधेयक धन विधेयक होता है। अगली बार यही स्टेटमेंट बनाकर पूछा जा सकता है आपसे, इसलिए इसको कृपया ध्यान में रखें, इस तरह के स्टेटमेंट को। संचित निधि, संविधान का अनुच्छेद 266(1) में भारत की संचित निधि, राज्य की संचित निधि के बारे में उल्लेख किया गया है। भारत सरकार के द्वारा प्राप्त अब संचित निधि बनता किससे, इसमें पैसे आते कहाँ से हैं? प्राप्त सभी प्रकार के कर, मसलन व्यक्तिगत कर, आयकर, निगम कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, गैर कर राजस्व, ये सब इसी में आते हैं। सरकार के द्वारा ट्रेजरी बिल जारी करने के लिए लिया गया ऋण, आंतरिक बाह्य ऋण, अन्य समस्त धनराशि जो दिए गए ऋण की अदायगी से भारत सरकार को प्राप्त होती है, उन सभी धनराशियों से मिलकर भारत की संचित निधि बनती है। एक तरह से भारत सरकार का खजाना यही है आजकल के दौर में, ठीक ना। तो इसी में सारा पैसा जमा होता है। यहाँ से पैसे निकालने के लिए संसद की अनुमोदन आवश्यक होती है। संसद जब तक अनुमति नहीं देगी नहीं निकाल पाएगी। संसद जब तक अनुमोदन नहीं देगी सरकार पैसा नहीं निकाल पाएगी। इतनी बार बोल रहा हूँ, संचित निधि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। हर दूसरे तीसरे साल सवाल पूछे जाते हैं। भारत सरकार खजाना है गुरु ये। यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो क्या होगा? प्रधानमंत्री अपने मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र पेश कर सकते हैं, क्योंकि उनका सरकार अविश्वास में है। लोकसभा में बजट का पास होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर बजट पास नहीं होता है तो सरकार गिर जाएगी। इसका मतलब होता है कि आप में, सरकार में विश्वास नहीं रह गया, अविश्वास हो जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, प्रधानमंत्री जी को अपना त्यागपत्र देना पड़ जाएगा क्योंकि उनका बजट पारित नहीं हुआ। इसका ध्यान में रखिएगा विशेष रूप से। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संदर्भ में राष्ट्रपति के द्वारा संसद के दोनों सदन में वार्षिक वित्तीय विवरण रखवाया जाता है। और देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। इस बार का सवाल आपको याद आया अगर आपने मेरे साथ पेपर किया है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संदर्भ में राष्ट्रपति के द्वारा, यूपीएससी ने इस बार क्या दिया हुआ था,
प्रधानमंत्री की ओर से वित्त मंत्री महोदय बजट पेश करते हैं। वही तो स्टेटमेंट गलत था। राष्ट्रपति के द्वारा संसद के दोनों सदनों में वार्षिक वित्तीय विवरण रखवाया जाता है। पिछले साल के क्वेश्चन से आया ना, अगले साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कॉन्सेप्ट को रिवाइज कीजिए। यह वार्षिक वित्तीय विवरण केंद्र सरकार के वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, क्योंकि सरकार का निर्माण उसी दल या दलों के गठबंधन के द्वारा किया जाता है जिसे लोकसभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त होता है। और यदि बजट गिर जाती है, बजट पास नहीं हुआ, यानी कि आपने मेजॉरिटी को खो दिया है। करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व कहाँ पर जमा होता है? देखिए, फिर से वही सब सवाल है। भारत की संचित निधि में जमा होता है। कितनी बार संचित निधि आपने तब से देखा है? हर साल पूछा जाता है लगभग में। अगला कार्यपालिका पर आ गए। 2022 के अब कार्यपालिका का हम लोग सवालों को हल करेंगे। पढ़िए जरा और इसका हल निकाल कर मुझे दिखाइए कि इसका हल क्या होगा। भारत का संविधान मंत्रियों को 4 श्रेणियों कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री और उपमंत्री में वर्गीकृत करता है। संविधान ये काम करता है। संविधान में कहाँ पर लिखा हुआ है ये सब चीज़ें? भाई हमने तो कभी नहीं पढ़ा। संघ सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को मिलाकर लोकसभा के कुल सदस्यों को 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। पूछा है कौन से सही हैं? इसका आंसर हो जाएगा केवल 2 यहाँ पर सही हैं। पहला बिल्कुल गलत दिया हुआ है, दूसरा बिल्कुल सही दिया हुआ है, दूसरा बिल्कुल यहाँ पर सही दिया हुआ है। देखिए, मंत्रियों को 3 श्रेणियाँ बनाई गई हैं संविधान के द्वारा। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री। इनके बीच का अंतर है उनका पदक्रम, उनका वेतन, राजनीतिक महत्व। अतः कथन 1 सही नहीं है और 15% ही होनी चाहिए अधिक से अधिक। ये 91 संविधान संशोधन विधेयक 2003 द्वारा पारित किया गया था। अटल जी की सरकार थी। अगला सवाल है कि भारत का महान्यायवादी और भारत का सॉलिसिटर जनरल ही इस सरकार के एकमात्र अधिकारी हैं जिन्हें भारत की संसद की बैठक में भाग लेने की अनुमति है। सरकार के एकमात्र अधिकारी हैं जो संसद की बैठक में भाग ले सकते हैं। भारत के संविधान के अनुसार भारत का महान्यायवादी अपना त्यागपत्र दे देता है जब वह सरकार जिसने उसको नियुक्त किया था इस्तीफा देती है। बिल्कुल दे देता है। भारत के संविधान में कहाँ लिखा हुआ है? भारत के संविधान में ऐसा लिखा हुआ है कि सरकार हटेगी तो महान्यायवादी इस्तीफा दे देंगे? संविधान में लिखा हुआ है क्या? शब्दों पर गौर कीजिए, शब्दों पर गौर कीजिए बंधुओं, शब्दों पर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों के दोनों गलत हैं। दोनों यहाँ पर गलत दिए हुए हैं। डी हो जाएगा गलत। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि संविधान के अनुसार भारत के महान्यायवादी को वोट देने का अधिकार के बिना उसे संसद में दोनों सदन उसकी संयुक्त बैठक में भाग ले सकता है, बोल सकता है, सब कुछ कर सकता है, मत नहीं दे सकता है। ठीक ना। अगला क्या है कि जिसका वह सदस्य नामित किया जाता है उन सभी विशेषाधिकार उन मुक्तियों का हकदार होता है, संसद सदस्य को प्राप्त होते हैं। और बस यही है इसमें। तो महान्यायवादी जो होता है वो भाग ले सकता है। महान्यायवादी को राष्ट्रपति जी के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते, राष्ट्रपति जब चाहें तब उसको बोल सकते हैं कि आप अपना घर चले जाइए, आपका काम हो गया। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। संविधान में कहीं पर भी जिक्र नहीं है कि वो इस्तीफा दे देगा, इसलिए दोनों कथन यहाँ पर गलत दिया हुआ था। और महान्यायवादी के अतिरिक्त जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होते हैं वो भी बैठ सकते हैं, सदन की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं। ओके। भारत के संदर्भ निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। भारत में केवल एक नागरिक और एक ही अधिवास है। एक ही नागरिक, एक ही अधिवास है भारत में। जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है भारत में। जो आदमी जन्म से भारत का नागरिक हो, मान लीजिए कोई ऐसा आदमी जो जन्म से भारत का नागरिक नहीं था, भारत में आई, नागरिकता प्राप्त की, उसने चुनाव लड़ा, चुनाव राजनीति में आया और राष्ट्रपति बन सकता है क्या वो? कितना कॉम्प्लेक्स सवाल है ये। हम लोग गौर ही नहीं करते हैं इन सब चीज़ों पर। ज़रा मुझे बताइए इसका आंसर। 2021 वाला का ये सवाल है। तीसरा भी है इसमें, जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई हो किसी परिस्थिति में उसे इससे वंचित नहीं किया जाएगा। ऐसा कहाँ है? हम तो देकर छीन भी सकते हैं। तीसरा तो बिल्कुल गलत है। दूसरा भी गलत है। भारत का नागरिक होना चाहिए, नो मैटर जन्म से है, कर्म से है, किसी से भी है, भारत का नागरिक होना चाहिए, वो राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है। तो केवल और केवल 1 यहाँ पर सही होगा। क्या है कि भारत में एकल नागरिकता है, एकल अधिवास की व्यवस्था स्वीकार की गई है। भारत में दोहरी नागरिकता नहीं होती, एकल नागरिकता है। भारत में राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रपति देश का कोई भी नागरिक बन सकता है। इस संदर्भ में संबंधित नागरिक को जिस विधि से मान्यता मिली है उससे जुड़ी कोई बाध्यता आरोपित नहीं की जाती। कोई भी बन सकता है, बस भारत का नागरिक होना चाहिए। यूएस में है
कि जन्म से जो यूएस का नागरिक है वही वहाँ का राष्ट्रपति बन सकता है। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 10 के अनुसार पंजीकरण देशीकरण केवल संविधान के अनुच्छेद 5 गौ के आधार पर नागरिकता अर्जित करने वाले नागरिकों को केंद्र सरकार के आदेश द्वारा नागरिकता से वंचित कर सकती है। ठीक है, अगला सवाल पढ़िए क्या है। अगला सवाल जरा ध्यानपूर्वक पढ़िए क्या है। भारत के संदर्भ में नौकरशाही का निम्न में से कौन सा उपयुक्त चरित्र चित्रण है। नौकरशाही का क्या तात्पर्य है। भारत में जो सामान्य तौर पर न्यूज़पेपर से लेकर न्यूज़ में सभी लोग मुंह से आपने सुना होगा नौकरशाही, संसदीय लोकतंत्र की व्याप्ति को विस्तार देने वाला अभिकरण। ये क्या लिख दिया है, ऐसा भारी भरकम थोड़ी न होता। संघीय ढांचे को सुदृढ़ करने वाला अभिकरण, बिल्कुल नहीं। संघीय ढांचे से नौकरशाही को कोई लेना देना नहीं। राजनीतिक स्थायित्व और आर्थिक वृद्धि को सुलभ बनाने वाला, आर्थिक वृद्धि राजनीतिक स्थायित्व ना, लोक नीति को क्रियान्वित करने वाला अभिकरण। तो इसका आंसर हो जाएगा जो इम्प्लीमेंटेशन करता है लॉज को वही क्या होता है, तो उसको कहा जाता है भारत में नौकरशाही। जो आप बीपीएससी के द्वारा चुनकर जाएंगे, कोई यूपीएससी के द्वारा चुनकर आता है, वो सब के सब नौकरशाही में शामिल होते हैं और उन्हीं के लिए ये शब्द यूज किया जाता है, लोक नीति को क्रियान्वित करने वाला। पब्लिक इंटरेस्ट में जो लॉज बनते हैं, नीतियाँ पॉलिसी बनती हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने वाला जो व्यक्ति होता है वही होता है आपका कौन, तो क्या नाम था यार, नौकरशाही। एमपी लैड्स योजना, अगर आपने पिछला वीडियो भी देखा है तो ये योजना फिर से आ गई घूम फिर के। एमपी लैड्स योजना के अंतर्गत निधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही होंगे। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का फंड होता है जो उनको वार्षिक रूप से मिलता है अपने इलाकों में खर्चे करने के लिए। एमपी लैड्स निधियां टिकाऊ परिसंपत्ति जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की भौतिक आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में ही प्रयुक्त हो सकती है। प्रत्येक संसद की निधि का एक निश्चित अंश अनुसूचित जाति जनजाति जनसंख्या के लाभार्थ प्रयुक्त होना आवश्यक है। प्रत्येक संसद को एससी एसटी के लिए खर्च करना ही पड़ेगा। क्या ये सही है क्या? चलिए अगला देखिए। एमपी लैड्स निधियां वार्षिक आधार पर स्वीकृत की जाती हैं। अप्रयुक्त निधि को अगले वर्ष के लिए अग्रणित नहीं किया जाता है। मतलब कि जैसे कोई किसी को निधि मिली 1,000 करोड़ रुपया, मान लीजिए 1 करोड़ रुपया मिली, 1 करोड़ रुपया मिली, 1 करोड़ 1,000 करोड़ बहुत पैसा हो जाता है। 1 करोड़ मिली, इसमें जितना उसने खर्च किया, जितना नहीं किया वो लैप्स हो जाएगा, वो लैप्स हो जाएगा। ऐसा है क्या? कार्यान्वित हो रहे सभी कार्यों में से कम 10% कार्यों का जिला प्राधिकारी द्वारा प्रतिवर्ष निरीक्षण आवश्यक है। बताइए मुझे जरा इसका आंसर एमपी लैड्स का। इसके बाद भी इस तरह के डिटो कॉपी पेस्ट सवाल आए हैं, आप देखिएगा उल्टा कर। रिपीटेड सवाल है यूपीएससी का। इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 4 यहाँ पर सही है, तीसरा गलत है। लैप्स नहीं होता है, ये अगले वर्ष में हस्तांतरित हो जाता है, ये अगले वर्ष में चला जाता है। अगर निधि खर्च नहीं हो पाया है तो उसको ऐड कर दिया जाता है, वो लैप्स नहीं होता है। इसका आंसर हो जाएगा डी। 1, 2 और 4 यहाँ पर सही है। संसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरुआत 1993 में किया गया। इस योजना के तहत सांसद स्थानीय लोगों की आवश्यकता के लिए खर्चा वगैरह करते हैं और इस योजना के प्रत्येक सांसद को प्रदत्त निधि का कम से कम 15% अनुसूचित जाति या 7.5% अनुसूचित जनजाति के लिए जरूर खर्च करना पड़ता है। और अगर किसी संसद के क्षेत्र में SC ST आबादी नहीं है तो ढूंढ कर किसी और के क्षेत्र में जाकर भी SC ST आबादी के लिए काम करेगा। आप समझ सकते हैं कि ST का कितना काम हो गया रहता है, लेकिन सारे के सारे फंड कहाँ जाते हैं? तो नेताजी के पिछले वाले पॉकेट में। एमपी लैड्स निधियां वार्षिक आधार पर स्वीकृत की जाती हैं। अप्रयुक्त निधि को अगले वर्ष के लिए कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है, अतः कथन 3 सही नहीं है। इस योजना कार्यान्वित हो रहे सभी कार्यों में से कम 10% का जिला प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जाता है और इस निधि को संसद महोदय अपने आप ही खर्च नहीं कर सकते, बल्कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ विचार विमर्श करके डिस्ट्रिक्ट एडमिशन के साथ मिलकर खर्च करना पड़ता है। अगला सवाल जरा देखिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड। निम्न से किस एक का यह सुझाव था कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए, उसे एक ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसके गहन राजनीतिक जुड़ाव न हो,
उसने हाल के पिछले वर्षों में राजनीति में भाग न लिया हो। ये किस आयोग ने अपने सुझाव में कहा था? सीधा सीधा राज्य आयोग, केंद्र राज्य आयोग से पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा सी, सरकारी आयोग ने जो 1983 में गठित किया गया था, उसी ने ये बोला था कि जो राज्यपाल होना चाहिए वो बिल्कुल ही निष्पक्ष टाइप का व्यक्ति होना चाहिए, साधु आदमी होना चाहिए। लेकिन आपको ही पता है कि राज्यपाल महोदय किस तरह के होते हैं। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्न कथनों विचार कीजिए। प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है। राष्ट्रपति जी का चुनाव हुआ है पिछले साल हुआ है। आप मुझे ज़रा इसका आंसर बताइए। पहले का आंसर क्या हो जाएगा? पहले का आंसर हो जाएगा ए, केवल और केवल 1 यहाँ पर सही है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन का वर्णन है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा होता है। गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा होता है, गुप्त मतदान द्वारा होता है। अगली बार यही सवाल पूछेगा। प्रत्येक विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों 1000 के गुणनफल से प्राप्त संख्या द्वारा भाग देने पर प्राप्त होती है। प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है, इसलिए कथन 1 यहाँ पर सही है। चूँकि राज्य की आबादी अलग अलग होती है तो आबादी को उस राज्य के जो मेंबर ऑफ सदन है उनसे डिवाइड करके उनके वोट का मूल्य निकाला जाता है 1000 के गुणनफल में। तो इसी के प्रकार से निकाला जाता है, इसलिए सबका वोट मूल्य अलग अलग होता है। अगला है आपका, किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई दंडिक कार्रवाई संस्थापित नहीं की जाएगी। राज्य के राज्यपाल के खिलाफ उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं होगी। क्या? किसी राज्य के राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। जब तक वो पद पर है तब उसका पैसा कौड़ी कम नहीं किया जाएगा, वेतन कम नहीं किया जाएगा। क्या? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। दोनों को दोनों कथन सही हैं, दोनों को दोनों कथन यहाँ पर बिल्कुल सही दिए हुए हैं। अगला सवाल है, किसी राज्य के राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के निम्नलिखित में से कौन से परिणामों का होना आवश्यक नहीं है? अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया है तो कौन सा चीज़ होना जरूरी नहीं है? राज्य विधानसभा का विघटन, विधानसभा का विघटन हो जाता है क्या? सस्पेंड होती है, विघटन हो जाता है? राज्य विधानसभा सस्पेंड होती है कि विघटित हो जाती है? गुरु सोचो। सुना है कभी राष्ट्रपति शासन जैसी कोई चिड़िया होती है? कभी सुना हो, किसी ने बोला हो गलती से कि राष्ट्रपति शासन होता है कुछ? कभी सुना हो चर्चा वर्चा में कहीं पर, है ना? बताओ क्या होता है। इतने देर से तो मैं रामायण पढ़ रहा था, आपको लग रहा था बहुत सुंदर चल रहा है, बहुत सुंदर चल रहा है, मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है। करो इस सवाल को ज़रा। राज्य के मंत्रिपरिषद का हटाए जाना, स्थानीय निकायों का विघटन हो जाता है, क्या क्या नहीं होता है, ये निकालना है इसमें। अगर मैं चुप हो जाता हूँ तो आपसे सवाल हल नहीं होते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं तो करवाऊँगा ही। खुद से एक बार लेकर बैठा कीजिए और आंसर निकाला कीजिए। शब्दों को घेरिए, आंसर निकालिए इसका। अगर सत्यनारायण भगवान की कथा के जैसे मैं पढ़ता रहूँगा तो कथा तो बहुत सुंदर होती है, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा कि इसको एग्ज़ाम में कैसे हल करना है। इसको हल कीजिए ज़रा। राज्य के मंत्रिपरिषद को हटाया जाना, राज्य की मंत्रिपरिषद को हटा दिया जाता है क्या? स्थानीय निकाय का विघटन हो जाता है क्या? चलिए बहुत देर हो गया, अब देखते हैं इसमें। पहले का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 1 और 3 नहीं होता है, दूसरा सही है यहाँ पर। राज्य विधानसभा का विघटन नहीं होता है, बल्कि उनका सस्पेंड होता है, निलंबित किया जाता है। स्थानीय निकायों का विघटन क्यों होगा भाई? राष्ट्रपति शासन लगाए तो विधानसभा सस्पेंड हो जाती है, पहले विघटित हो जाती थी, लेकिन बाद में इस प्रावधान को बदल दिया गया। राष्ट्रपति शासन की स्थिति में राज्य कार्यपालिका बर्खास्त हो जाती और तथा राज्य विधायिका का तो या तो निलंबित हो जाती है अथवा विघटित हो जाती है। कार्यपालिका बर्खास्त होती है, राज्य की जो विधायिका होती है वो सामान्य तौर पर निलंबित होती है। पहले इसको विघटित कर दिया जाता था, अब निलंबित होती है, सस्पेंड किया जाता है। सस्पेंड इसलिए किया जाता है क्योंकि चुनाव आयोग ने बोला कि बहुत खर्चा होता है महाराज चुनाव करवाने में, आप राष्ट्रपति शासन खत्म करोगे फिर से हमें चुनाव करवाना पड़ेगा, इसलिए विघटन के प्रावधान को कमज़ोर कर दिया गया, अब सस्पेंड होता है। राज्य की कार्यकारी व विधायी शक्तियां केंद्र को प्राप्त हो जाती हैं, अतः राष्ट्रपति शासन के आवश्यक परिणामों में केवल राज्य के मंत्रिपरिषद का हटाए जाना है, अतः विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। 1 और 3 यहाँ पर जो घटना है वो घटना घटित नहीं होती है। अगला सवाल इधर ही है क्या? हाँ, ये रहा। किसी राज्य के में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है।
मुख्य सचिव को राज्यपाल नियुक्त करेंगे। राज्य मुख्य सचिव का नियत कार्यकाल होता है। इसका आंसर हो जाएगा डी, दोनों के दोनों गलत है। मुख्यमंत्री द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के राज्य कैडर के वरिष्ठ अधिकारी को किया जाता है। जो मुख्यमंत्री होते हैं राज्य के, वो IAS में से किसी एक को नियुक्त करते हैं और नियत कार्यकाल नहीं होता है। वो मुख्यमंत्री जी जब चाहें उनको हटा सकते हैं, तो इसका ध्यान में रखिएगा। इसकी नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा होती है। वह राज्य सचिवालय का शासकीय प्रधान होता है। मुख्य सचिव राज्य के अन्य मंत्रालय के सचिवों का भी प्रमुख होता है। मुख्य सचिव का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। कितना आसान सा सवाल पूछकर UPSC ने फंसा दिया था बच्चों को। हम लोग पढ़ते ही नहीं राज्य प्रशासन को। अगला सवाल देखिए क्या है। भारतीय संघ की कार्यपालक शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है। सीरियसली कीजिए, जरा इसको हल कीजिए, मैं रुका हुआ हूँ, कीजिए। अगला है कि प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। पदेन का मतलब जैसे ही उस पद पर बैठा अध्यक्ष हो गया सिविल सेवा बोर्ड का। क्या होगा इसका आंसर? पढ़ा है कभी आपने? कौन होता है कार्यपालिका शक्ति का प्रधान? चलिए देखते हैं। आप लोग सर में दर्द हो जाएगा। दोनों का दोनों गलत है यहाँ पर, क्योंकि संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, न कि प्रधानमंत्री में। दो प्रकार के कार्यपालिका एग्जिस्ट करते हैं सामान्य तौर पर संसदीय प्रणाली के देशों में, वास्तविक कार्यपालिका और नाम मात्र की कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं भारत के राष्ट्रपति जी। वास्तविक कार्यपालिका जो होता है प्रधानमंत्री जी के हाथों में होता है। लेकिन यहाँ पर सवाल क्या है? सवाल यहाँ पर यह कि भारतीय संघ की कार्यपालक शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है? नहीं, कार्यपालक शक्ति जो भी है सब राष्ट्रपति जी में ही निहित होती है। सारे काम राष्ट्रपति जी के नाम से किए जाते हैं, विदेश में भी। ठीक है। प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि यद्यपि मंत्रिमंडल सचिवालय प्रत्यक्ष तौर पर प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है, किंतु इसका प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है। और जो कैबिनेट सचिव होता है ना, वही सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है, क्योंकि सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष कैबिनेट सचिव होता है। कैबिनेट सचिव देश का सर्वोच्च IAS का पद हो गया। बहुत कम उम्र में अगर आप IAS बन जाएंगे तो आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं, बिल्कुल फ्रेश, अभी ग्रेजुएशन किया और IAS बन गए। तो लंबा कार्यकाल जब होता है तो कैबिनेट सचिव और इन सब पदों पर आप पहुँच सकते हैं, मुख्य सचिव वगैरह पर। अगर आप 30+ में फिर IAS वगैरह बनते हैं तो इस पदों पर पहुँचने की संभावना कम हो जाती है आपकी, है ना। अगला सवाल देखिए। राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। राष्ट्रपति भारत सरकार की समस्त कार्यपालक कार्रवाइयाँ प्रधानमंत्री के नाम से हुई कहीं जाएगी। प्रधानमंत्री के नाम से भारत के समस्त कार्यपालिका कार्रवाई होती है क्या? इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 सही। अभी तो मैंने बताया कि राष्ट्रपति जी के नाम से होती है सारी कार्रवाइयाँ, और राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल में कार्यों का बंटवारा कर देते हैं। नाम मात्र का प्रधानमंत्री जी अलग अलग मंत्रियों का नाम सुझाते हैं और उनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति जी। अनुच्छेद 77(3) में यह स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधाजनक रूप से किए जाने के लिए मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। कथन 1 सत्य है, कथन 2 जो है असत्य है। राष्ट्रपति के नाम पर कार्य होता है। निम्न से कौन सा मंत्रिमंडल सचिवालय का कार्य है? मंत्रिमंडल सचिवालय का कार्य पूछा गया है। मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करना, मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालय सहायता देना, मंत्रालयों को वित्तीय संसाधनों का आवंटन करना। मंत्रालय को वित्तीय संसाधनों का आवंटन मंत्रिमंडल का सचिवालय करता है क्या? कैबिनेट सेक्रेटरी, कैबिनेट का जो सेक्रेटरी होता है वो करता है क्या? सेंट्रल सेक्रेटरी वगैरह जो होता है। दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, क्योंकि तीसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। इसका वित्तीय संसाधनों के आवंटन से कोई लेना देना नहीं है, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री का काम है। मंत्रिमंडल सचिवालय मंत्रिमंडल बैठक के लिए कार्यसूची तैयार करता है। मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालय सहायता प्रदान करता है, किंतु मंत्रालय के लिए वित्तीय संसाधनों का आवंटन वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, मंत्रिमंडल सचिवालय के द्वारा नहीं किया जाता है। मंत्रिमंडल सचिवालय भारत सरकार कार्य आवंटन नियम 1961 के अंतर्गत प्रत्यक्ष तौर पर प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है। जो मंत्रिमंडल सचिवालय होता है वो कैबिनेट का जो सेक्रेटरी होता है पूरा का पूरा वो सब प्रधानमंत्री के अधीन ही काम करता है। ओके, बहुत ही सर्वोच्च पद होता है IAS का, है ना। इन सभी पदों पर जाना सभी का सपना होता है जो भी IAS वगैरह बनते हैं। आदमी कभी संतुष्ट नहीं होता है। एक SI बच्चे का मुझे हर दूसरे दिन मैसेज आता है कि मुझे BPSC की तैयारी करनी है। BPSC में सेलेक्टेड कैंडिडेट UPSC की तैयारी करते हैं, है ना।
और सामान्य स्टूडेंट सोचते हैं कि एसआई बन जाएं, एसआई सोचता है बीपीएससी में चले जाएं, बीपीएससी में अगर एसडीएम नहीं मिला है तो अगली बार एसडीएम की सोचेंगे। फिर आप यूपीएससी में जाते हैं, फिर यूपीएससी में आईपीएस या आईआरएस का पद मिला है तब आईएएस का पद सोचेंगे, और आईएएस में मिला है तो सोचेंगे डीएम बन जाएं या किसी और सर्वोच्च पद पर जाएं, फिर सोचेंगे सचिव बन जाएं। असंतुष्टि रहता है जीवन भर, व्यक्ति पदों के पीछे भागता रहता है और एक दिन जाकर कब्र के मुहाने पर खड़ा हो जाता है, ज़िंदगी पूरी ख़त्म हो जाती है। अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो कोई भी पद आपको खुशी नहीं दे सकती है। निम्न से कौन सी किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियाँ हैं? भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजना, यह बताना कि राष्ट्रपति जी को कि अब राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए, ये विवेकाधीन शक्ति होती है राज्यपाल की। मंत्रियों की नियुक्ति करना, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कतिपय विधेयक को भारत के राष्ट्रपति के लिए विचार के लिए आरक्षित करना, राज्य सरकार के कार्य संचालन के लिए नियम बनाना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीसरे का आंसर हो जाएगा बी। 1 और 3 यहाँ पर सही दिया हुआ है, 1 और 3 यहाँ पर सही दिया हुआ है। अगर आप दूसरा स्टेटमेंट को एलिमिनेट करते तो आसानी से निकाल सकते थे। मंत्रियों की नियुक्ति करना ये राज्यपाल का विवेकाधीन शक्ति नहीं होता, बल्कि चीफ मिनिस्टर के द्वारा सुझाव दिया जाता है, उन्हीं को केवल नियुक्त किया जा सकता है, ये विवेकाधीन शक्ति नहीं होती है। दूसरे को अगर आप एलिमिनेट करते तो आपका आंसर झट से 1 और 3 निकल कर आ जाता। जैसे राष्ट्रपति जी खुद के मन से मंत्री नियुक्त नहीं करते हैं, प्रधानमंत्री जी उनको सलाह देते हैं, उस हिसाब से मंत्रिमंडल नियुक्त की जाती है। उसी प्रकार से राज्यपाल जी को सीएम जो होते हैं वो सलाह देते हैं और उसी प्रकार से नियुक्ति की जाती है। तो ये सवाल था और आज का आखिरी सवाल यही था। अगर नेक्स्ट वीडियो में अगले का सवाल करेंगे। कैसा लगा है वीडियो ज़रूर बताइएगा। केसरी से भी जुड़ सकते हैं और पढ़िए अच्छे से पढ़िएगा। बहुत कम समय है, अब 90 दिन बचा हुआ आपके एग्जामिनेशन में, 90 days ओनली ब्रो। थैंक यू सो मच आप सभी का।